सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप बढ़िया होगे, मस्त होगे, शानदार होगे। मैं भी मस्त हूँ, मैं भी बढ़िया, मैं भी शानदार हूँ। स्वागत है तुम सभी का भाई हमारे चैप्टर नंबर 2 में। जैसे कि तुमको पता है कि भाई हमने कुछ दिन पहले ही चैप्टर नंबर 1 की फिनिश कर ली है, पूरी की पूरी टाइमलाइन, पूरा स्टोरी। और अब हम लोग हमारे इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में जाने वाले हैं। द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बता रहा है कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होल्ड हुए, कैसे कांग्रेस आई, सारी चीज़ें। सो कंप्लीट बने रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, देखो सब चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई कि ये नाम बताता है क्या, क्योंकि सबसे पहले तो तुम टॉपिक को पहले समझो। ठीक है, जब तक तुम इंट्रोडक्शन पार्ट जो हेडलाइन है, जब तुम उसको नहीं समझोगे, तुमको चैप्टर समझने में बहुत दिक्कत होगा। टॉपिक क्या है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा मतलब क्या होता है? एक समय। ठीक है, वन पार्टी यानी एक पार्टी का डोमिनेंस, यानी भाई एक समय में एक ऐसी पार्टी थी जिसका राज चल रहा था। और हम सबको पता है कि भाई वो पार्टी कांग्रेस थी। ठीक है, ये चैप्टर क्या बता रहा है? ये चैप्टर बेसिकली तुमको ये बता रहा है कि कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी आई। ठीक है, कैसे इलेक्शंस कंटेस्ट हुए, कैसे कंटेस्ट इलेक्शंस होने के बाद कांग्रेस आई, कैसे कांग्रेस एक फैक्शन बन के उतरी थी, कौन कौन सी पार्टीज़ थी जो कांग्रेस से टूट के निकली। सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे, कैसे कांग्रेस आज के समय में इतनी बढ़िया और इतनी बड़ी पार्टी बनी। तो इसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ें। चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर भाई, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इधर तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, इस पिक्चर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पिक्चर में तुम देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि एक नेहरू जी हैं जो दौड़ रहे हैं और एक नेहरू जी उनको पकड़ रहे हैं। अब ये बता क्या रहा है? द फेमस स्केच बाय द शंकर अपेयर ऑन द कवर ऑफ हिज कलेक्शन डोंट स्पेयर मी। ये फेमस स्केच है, ठीक है, जो यहाँ पे शंकर, जो हमारे एक यहाँ पे तुम कह सकते हो आर्टिस्ट है, उनके द्वारा यहाँ पे उनके कवर में रखा था डोंट स्पेयर मी। द ओरिजिनल sketch was drawn in the context of India-China policy, but the cartoon captures the dual role of the Congress during the era of one-party dominance. कहा जा रहा है कि देखो ये जो पिक्चर है ना, ठीक है, तो ये पिक्चर की ओरिजिनल मीनिंग है तुम्हारी 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी। ठीक है, ये तुमको याद होगी। तो उस इंडिया चाइना वॉर जो हुई थी ना, ठीक है, ठीक है, उससे पहले जो इंडिया और चाइना की जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसके ऊपर ये पिक्चर शो कर रही है। हालांकि फिर बाद में यहाँ पे बोला गया कि भाई वो सब तो हो गया, लेकिन अब ये जो इसका जो एक और मतलब निकला है, सॉरी, इसका एक और जो मतलब निकला है, वो मतलब यहाँ पे निकला है कि कैसे कांग्रेस एक एरा, एक समय के दौरान वन पार्टी अपना डोमिनेंस दिखाती है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? द चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग कवर इन द लास्ट चैप्टर वाज अकम्पनाइड बाय द चैलेंज ऑफ इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब कहा जाए कि देखो जो चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग का चैप्टर है, जो हमने कवर किया लास्ट चैप्टर जो था हमारा, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर जिसको हमने कवर किया, वो हमें बताता है क्या क्या चैलेंजेस था, कैसे हम लोग इंस्टीट्यूट करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को। Thus, the electoral competition among the political parties began immediately after the independence. In this chapter, we look at the first decade of the electoral politics in order to understand। कहा जा रहा है दस कि यहाँ पे हमें इलेक्टोरल कंपटीशन देखने को मिलता है, किसमें, किसके अमोंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अमोंग, जो यहाँ पे शुरू होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम इस चैप्टर में देखते हैं ये कैसे हमारा जो फर्स्ट डिकेट है वहाँ पे हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, हम लोग समझते हैं पूरी चीज़ों को। ठीक है, अब 3 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहला तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, और तीसरा इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज। ठीक है,
तो देखो, बताया ये जा रहा है कि तुमने जो, इससे पहले ये बताया कि तुमने जो पिछला चैप्टर जो पढ़ा, ठीक है, तो जो पिछला चैप्टर जब तुमने पढ़ा तो तुमको भाई समझ में आया गया कैसे यहाँ पे हमारा देश को यूनाइट किया गया, क्या क्या चैलेंजेस हमने सामना किए, ठीक है। और ये जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, ये चैप्टर में तुम जानोगे कि कैसे भाई हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए काम किया, कौन कौन से वॉर एंड बैटल हमने यहाँ पे लड़े, वो चीज़ तुम इस चैप्टर में समझोगे, ठीक है। शुरू करते हैं, चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, ठीक है। यू you now have an idea of the political circumstances in which the independent India was born। कहा कह रहा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, बुक हमसे यहाँ पे कह रहा है कि देखो तुमको तो आइडिया हो ही गई है, ठीक है, कि यार कौन कौन से डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, कौन कौन सी मुसीबतें थी, और उन मुसीबतों में कैसे हमारे भारत का जन्म हुआ था। यू हैव रीड अबाउट द सीरियस चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट इन द बिगनिंग। कहा जा रहा है कि तुमने रीड किया है यहाँ पे सीरियस चैलेंजेस किसके लिए, हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए, जो कन्फ्रंट करते कि इसको हमारे कंट्री के राइट को हमारे शुरुआत में फेस विथ such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy। अब कह रहा है कि भाई तुम देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जब डेमोक्रेसी लाई तो भाई बहुत से लोग का हैरान हो गए थे, और डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बहुत ही मुश्किल से आई, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग की व्यवस्था उस टाइम बढ़िया नहीं थी, और हमारे साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, और उस टाइम के लीडर्स ने बोला था कि देखो भाई हम डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, हमारे पास शक्ति नहीं है, सॉरी, पर हम डेमोक्रेसी नहीं, मतलब शक्ति है लेकिन हमारे पास क्या बोलते हैं वो, अभी उतना बजट नहीं है एक देश को डेमोक्रेटिक वे में चलाने के लिए, हमारे पास उतना अभी पावर नहीं है, तो अभी हम डेमोक्रेसी नहीं ला सकते हैं, ठीक है। दे सेट द नेशनल यूनिटी वाज फर्स्ट देयर प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कह रहा है कि देखो हमारे साथ जो बहुत से देश आज़ाद हुए तो भाई वो लोग बोलते थे कि नहीं देखो, नेशनल यूनिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सिंपल सी बात, ठीक है, नेशनल यूनिटी के आगे कुछ नहीं, डेमोक्रेसी आएगा कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। उन्होंने बोला डेमोक्रेसी बाद में लाएंगे। देयर फॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज डेट गेन फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनिज्म एक्सपीरियंस अ नॉन डेमोक्रेटिक रूल। कहा जा रहा है कि यार तुम देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्री जिनको आज़ादी मिली, ठीक है, कॉलोनिज्म से, मतलब जो कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए, अब वो कंट्री यहाँ पे एक नॉन डेमोक्रेटिक रूल पे काम कर रही है, क्योंकि लीडर्स ने बोल दिया कि हम डेमोक्रेसी नहीं ला सकते हैं। इट टुक वेरियस फॉर्म्स, नॉमिनल डेमोक्रेसी बट द इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, वन पार्टी रूल और द डायरेक्ट आर्मी रूल। कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स होते हैं, बट यहाँ नॉमिनल डेमोक्रेसी के लिए, बट यहाँ पे कंट्रोल किया गया इफ है, यहाँ पे एक लीडर के द्वारा एक पार्टी रूल हमें देखने को मिला बहुत सारी जगह पे, और डायरेक्ट आर्मी रूल भी हमें देखने को मिले। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रॉमिस ऑफ अ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून। कहा जा रहा है कि जो हमारे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है हमारे एक प्रॉमिस के साथ जो रिस्टोर करते हैं हमारी डेमोक्रेसी को बहुत ही जल्द, ठीक है। But once established themselves, it is very difficult to dislodge themselves। अब यहाँ पे कह रहा है कि एनसीआर, मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी में बताना चाह रहा है कि देखो जिन जिन कंट्रीज़ ने बोला कि हम तो एफोर्ड नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी, और उन्होंने बोला कि हम तो 10-15 साल बाद करेंगे। अब वो 10-15 साल कैसे 50-60 साल में बीत गए वो किसी को नहीं पता। और वो जो कंट्रीज़ हैं जो बोल रही थी कि हम तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को लाएंगे, या वो डेमोक्रेसी आई नहीं, अब वो कंट्री डेमोक्रेसी पे लाई ही नहीं। अब वो डेमोक्रेसी जब वहाँ पे लाई ही नहीं गई तो तुम देखते हो वहाँ पे फिर से भाई तुम्हारा रूल चालू हो गया एक डिक्टेटरशिप वाला। द कंडीशंस इन इंडिया वेयर नॉट वेरी डिफरेंट। कहा कि भारत का भी ऐसा कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग नहीं था, बट द लीडर्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफ़िकल्ट पाथ। लेकिन हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने भाई बोला कि चलो कंडीशन कुछ भी रहे बट हम लोग इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ लेके दिखाएंगे, देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना के दिखाएंगे, ठीक है। एंड अदर पार्ट वुड हैव बिन सरप्राइजिंग। का देखो कहा भी जा रहा था कि देखो यार कि अगर हमारे लीडर्स कोई और पास भी था तो वो भी हमारे सरप्राइजिंग नहीं होता कि भाई हम लोग का कंडीशन उस टाइम उतना बढ़िया नहीं था। फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये डीपली कमिटेड किस लिए, हमारे आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। आवर लीडर्स वेयर
कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी। कहा जा रहा है कि हमारे जो लीडर है भाई वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे किसके लिए भाई, भाई हमारे क्रिटिकल रोल किसका, हमारे पॉलिटिक्स का, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हमारे जो लीडर्स ना वो उसको ये नहीं देख रहे थे कि अरे यार ये पॉलिटिक्स कर रहे, जैसे आज के टाइम में पॉलिटिक्स क्या हो गई है कि भाई कोई भी गलत काम हो रहा है उसको पॉलिटिक्स बता दिया जाता है। जैसे मान लो कि कोई ऑफिस में थोड़ा सा अगर का क्या बोलते हैं फेमिनिज्म करता है या तो रेसिज्म करता है, ठीक है? या फिर मान लो कि कोई व्यक्ति अगर फेवरिज्म करता है किसी को ज़्यादा, बोलते देखो यार पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, सिंपल सा बात है। हाँ? जैसे मान लो कि ठीक है दो लोग बैठे हुए हैं और एक लोग को ज़्यादा एक आदमी को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलता है, एक लोग को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिल रहा है, दूसरा व्यक्ति बोलेगा सिंपल सा बात है भाई कि ये तो पॉलिटिक्स हो रही है। तो आज पॉलिटिक्स हम जो बोल रहे हैं वो स्तर अलग हो गया, लेकिन हमारे लीडर्स ने जो पॉलिटिक्स सोचा था वो दूसरा स्तर था। हमारे लीडर्स ने सोचा कि पॉलिटिक्स एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक वे है जिससे हम लोग सारी मुसीबतों को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट एस्पिरेशंस। यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स थी, हमें यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस देखने को मिलते हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिफरेंसेस, कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे ये डिफरेंसेस को। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आंसर देना होगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। वाइल कॉम्पिटिशन एंड द पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स। कहा जा रहा है कि भाई देखो कंपटीशन, ठीक है, पहला, और दूसरा भाई क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, पावर, ठीक है। ये भाई हमारे दो मोस्ट विजिबल थिंग्स हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। हमारा जो पर्पस है पॉलिटिकल एक्टिविटी का, ठीक है, ठीक है, इट शुड बी डिसाइडिंग रीडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि हमारा जो जो ये पॉलिटिकल मतलब जो हमारा ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लाने का जो पर्पस है, जो पॉलिटिक्स लाने का पर्पस है वो इसीलिए है कि भाई ये हमारी डिसाइड करे, हमारे परस्यू करे पब्लिक के इंटरेस्ट को। दिस इज़ द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। ये एक रूट है जहाँ पे हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो इसको लेंगे। Last year you studied how our constitution was drafted. You would remember that the constitution was adopted on 26th of November 1949 and signed on 24th of January 1950, and it came on to effect on 26th of January 1950। कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि तुमने भाई क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, तुमको डेट्स पता होंगी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या बोलते हैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। 24 जनवरी को सारे जो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे सब ने साइन किया, ठीक है, कि और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया। एट दैट टाइम कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय इंटरिम गवर्नमेंट। अब कहा जा रहा है कि उस टाइम जो हमारी कंट्री है उसको रूल किया जा रहा था किसके द्वारा, हमारे एक इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा। इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द कंट्री। कहा जा रहा है कि अब ये ज़्यादा नेसेसरी हो गया था कि भाई अब हमें यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट लानी चाहिए और लोगों को दिखाना है कि नई डेमोक्रेसी भारत में आ सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स एंड नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। अब कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भाई अपने रूल्स को यहाँ पे लेट डाउन कर देने, रूल्स बता दिए हैं, अब मशीन्स को पुट करने का समय आ चुका है। इनिशियली इट वाज थॉट दैट दिस वाज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। इनिशियली सोचा कि चलो भाई ये तो कुछ मैटर है फ्यू मंथ्स का भाई हो जाएगा, लेकिन भाई सिंपल सी बात है तुम इतना तो भाई इलेक्शंस इतना जल्दी तुम नहीं ना कर सकते। हमारा देश बहुत बड़ा है यार। तुम एक सिंपल सी बात समझो, ठीक है, मैं ये लाइन तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तुम मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, मैं तुमसे एक बात सिंपल सा पूछता हूँ। 2024 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, इलेक्शंस कब से शुरू हुए थे, मिड अप्रैल से, मिड अप्रैल से इलेक्शन शुरू हुए। कब ख़त्म हुआ, 1 जून को ख़त्म हुआ। मतलब 2 महीना 15 से 20 दिन चला होगा एक्स्ट्रा। तो हमें इस टाइम में आज के समय में तुम सोचो कि भाई आज टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, आज कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, आज हम लोग एक वे बेटर हैं पुराने टाइम से।
तो जब आज के टाइम में हमें इलेक्शंस कराने में 2 to 2 months लग जाते हैं, तो 2 to 4 month 2 to 3 months लग जाते हैं, 2.5 months लग जाते हैं, तो उस टाइम भाई पॉसिबल ही नहीं है भाई। देश नया आज़ादी हुआ भाई, कोई डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बने, कोई रास्ते नहीं बने, कोई सड़कें नहीं बनी, नहीं उतनी बढ़िया, जो है उसी से काम करना होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। आज हमें 2 से ढाई महीने लग जाते हैं यार, तो उस टाइम तो भाई 6 महीना लगना भी कॉमन ही था। और यही चीज़ हुआ। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे तुम्हारा सेटअप होती है जनवरी 1950 में, ठीक है। सुकुमार सेन बनते हैं भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब एक बात याद जरूर रखना, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल में टीचर आता है ना, उसका ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया। बस जो भी टीचर आता है ना, उसका ये पॉइंट पे फेवरेट क्वेश्चन ही है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया। सुकुमार सेन याद कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल में हमेशा पूछते हैं, ठीक है। बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्री बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। द कंट्री फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज एक्सपेक्टेड टू सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ। सोचा जाता है कि देश का जो पहला जनरल इलेक्शंस होगा वो 1950 में होगा भाई। 1950 में इसको यहाँ पे कराया जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी ने यहाँ पे एक बात बोली है, इन इंडिया hero worship always a part in its politics unequal in magnitude by the part it plays in the politics of any other country, but in politics hero worship is sure road to the degradations and the eventually dictatorship। कहा जा रहा है कि भारत के अंदर हीरो वर्शिप करना तो एक पार्ट है, ठीक है, और पॉलिटिक्स के अंदर भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, कोई भी कंट्री से कंपेयर करें। बट बोला जा रहा है कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम लोग हीरो वर्शिप करेंगे तो इवेंचुअली हम लोग डिक्टेटरशिप की ओर चल जाएंगे, जो आज हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा चीज़ हुआ भी है ऐसे भाई। तुम देखो तो आज लोग बट जाते हैं, अपने मेन एम को भूल जाते हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair elections in a country of India size। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी रियलाइज़ हो गया कि नहीं भाई, उतना आसान नहीं है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में करवा लो। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये होल्डिंग एन इलेक्शंस रिक्वायर डिलिमिटेशंस और ड्राइंग इन द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। कहा जा रहा है कि कोई इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए पहले आपको डीलिमिटेशन करना होगा कि मतलब कितने कितने राज्य में कितने सीट्स होंगे, ठीक है, और आपको बाउंड्रीज बनाने होंगी। डीलिमिटेशन बेसिकली होता है क्या, देखो डीलिमिटेशन क्या होता है ना कि यहाँ पर दिखाता है कि एक स्टेट को कितनी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे तुम्हारी दिल्ली को 10 सीट्स, ठीक है, यूपी को 80 सीट्स, तो इससे ये डीलिमिटेशन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स और द लिस्ट ऑफ द सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट। कहा जा रहा है कि सिर्फ इसमें यही नहीं, इसमें तुमको फिर यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स भी बनाना होगा, ठीक है। तुमको लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स बनाना पड़ेगा, जो लोग यहाँ पे एलिजिबल है, जो लोग वोट कर सकते हैं। बोथ दिस टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अब ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। when first draft of the rules was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list। अब जब पहला रोल जब पहला ड्राफ्ट हुआ यहाँ पे लिस्ट का, ठीक है, तो सुकुमार सेन जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड थे, उनके पास लिस्ट आई, ठीक है। वो देखते हैं कि इसमें तो महिलाओं का नाम ही नहीं है, ठीक है। और जब लोग बोले तो उसमें पता लगा कि इसमें बहुत सारी महिलाओं का नाम नहीं है। 40 लाख महिलाओं का नाम नहीं था। 40 लाख महिलाओं का नाम क्यों नहीं था तब वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये पहला बार था कि जब 40 लाख वुमेंस का नाम यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिला, ठीक है, ठीक है। They were simply listed as a wife of daughter of the election commission refused to accept these entries and
an order to revise if possible and deletion is if necessary. अब नेम ऐसे रजिस्टर हो रहे कि वाइफ ऑफ सॉरी वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ ठीक है, इस तरह से नाम यहाँ पे रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है। मदर ऑफ यहाँ पे मतलब देखो, तुम देखोगे तो आज के टाइम में भी नियम बहुत होता है कि हम उसकी पत्नी, हम इसकी बेटी हैं, हम उसकी माँ हैं, तो ये नाम आज भी लोग लेते हैं। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कॉमन था ये सब नेम, तो वैसे नेम आ रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब नाम को काटो वाटो, कैंसिल वैंसिल करो। ये कौन सा नाम यहाँ पे आप दे रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना ना ना, कैंसिल करो, ये नाम का कोई वैल्यू ही नहीं है। वाइफ ऑफ क्या होता है, ये डॉटर ऑफ क्या होता है, प्रॉपर नेम लेके आओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर भी दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति आपको यहाँ पे अपना नेम नहीं बताता, उसका नेम काटो, उसको बोलो कि नहीं अपना पूरी नाम आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज अ मैमथ एक्सरसाइज। कहा यार कि पहला जनरल इलेक्शंस यहाँ पे करना एक मैमथ एक्सरसाइज जैसा था, और होगा क्योंकि भाई अब बहुत बड़ा इलेक्शन एक ऐसे जगह पे कंटेस्ट कर रहे हो जहाँ पे पूरी दुनिया की निगाह है, जहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है। नो इलेक्शंस ऑन दिस स्केल्स हैड एवर वर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। कहा कि कोई भी इलेक्शंस इस स्केल में कंडक्ट नहीं हो पाई थी, ठीक है, इतना बड़ा स्केल में तो नहीं हो पाई थी। एट दैट टाइम देर वे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हु हैड टू इलेक्ट 3,200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. Only 15% of these eligible voters were literate. कहा जा रहा है कि 17 करोड़ वोटर्स थे। 17 करोड़ वोटर्स में 3,200 वो MLAs और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को लाना था। अब तुम खुद सोचो कि 17 करोड़ वोटर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, और इतने ज़्यादा वोटर्स को एक परफेक्ट एमएलए अपने लिए और एक परफेक्ट एमपी यहाँ पे चूज़ कर दे। कितना तो इजी तो नहीं होगा, ये कंपटीशन तो टफ होगा। Therefore, the election commission had to think of some special method of voting. इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे कुछ स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग यहाँ पे उसके लिए सोचना होगा। द इलेक्शन कमीशन ट्रेन ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, यहाँ पे 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, ठीक है, और पोलिंग स्टाफ्स को ट्रेन करती है ताकि वो कंडक्ट कर सके, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इलेक्शंस को यहाँ पे वो कंडक्ट कर सके, ठीक है। It was not just size of a country and a electoral that was this election unusual। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कोई यहाँ पे साइज ऑफ कंट्री नहीं है या फिर यहाँ पे कोई इलेक्टोरल अनयूजुअल नहीं है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। कहा जा रहा है कि पहला जनरल इलेक्शंस ये पहला टेस्ट था हमारी डेमोक्रेसी का एक गरीब और एक इलिटरेट कंट्री में। टिल देन डेमोक्रेसी हैड एक्सरसाइज ओनली इन प्रॉस्पेरस कंट्रीज। कहा जा रहा है कि तब तक जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज होती थी हमारे प्रॉस्पेरस कंट्री के अंदर, जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गई, ठीक है, वेयर नियरली एवरीवन वाज लिटरेट, जहाँ पे भाई नियरली सब कोई लिटरेट थे, ठीक है। बाय दैट टाइम मैनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया एक्सपेरिमेंट विद द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज appeared very bold and very risky, and an Indian editor called it the biggest gamble in history. The organizer magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. A British member of Indian civil service claimed that the future and the more united age will be astonish the observe fears of recording the votes millions of illiterate people. अब देखो, जब इंडिया ने बोला कि हम अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाएंगे, हम अपने यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अब इंडिया साथ तो बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, बहुत सारे देश ने बोला कि भाई हम अपने यहाँ इलेक्शंस नहीं करेंगे, हम हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रखेंगे, इलेक्शंस होंगे बाद में, ठीक है। बट इंडिया अपने इस बात पे अड़ा रहा कि नहीं भाई, इलेक्शंस होंगे तो होंगे, और इलेक्शंस ज़रूर होंगे, डेमोक्रेसी ज़रूर आएगी। और जब इलेक्शंस हो रहे थे तो
लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि यार कहाँ है, किस में इलेक्शंस करा रहे हो, क्योंकि आज तक पहले इलेक्शंस हुए नहीं। पहले जितना, हाँ, जहाँ भी इलेक्शंस हुए वो तो लिटरेट कंट्री में ही हुए, यूरोप साइड में हुए। और इंडिया में इलेक्शंस करा रहे लोग, ये बात बोल रहे थे। हालांकि तुमको पता होगा कि जब फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हो रहे थे यूरोप और तुम्हारे कुछ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के, तो वहाँ पर भाई तुम्हारा क्या बोलते, जो इनकम क्लास थी सिर्फ उन्हीं को भाई यहाँ पे वोट करने दिया गया था। ठीक है, जो यहाँ पे सिर्फ कमा रही है, जो टैक्स पेइंग क्लास है, जो क्लास नहीं कमा पा रही है, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दी गई थी। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने वुमेन को भी वोटिंग राइट दिया और हमने बोला कि भाई जो जो 21 साल के ऊपर है, उस टाइम 21 साल रखा गया था, ठीक है, जो जो 21 साल के ऊपर है वो सब राइट टू वोट कर सकते हैं, सबके पास अधिकार है वोटिंग का, कोई किसी को मना नहीं करेगा। आपके पास एक हक नहीं है कि आप किसी को मना कर सकते हैं, आप किसी को इलेक्शंस लड़ने से आप मना करने के लिए आपके पास 1% भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंडिया इंडिया सॉरी इलेक्शन कमीशन, क्यों? क्योंकि उस देश में इलेक्शंस इसी तरह से हो रहे थे क्योंकि भाई वहाँ पे जो टैक्स पेइंग है वो भाई यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन हमारा जो देश था भाई वहाँ पर भाई इलेक्शंस को एक सीरियस मुद्दा रखा गया, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बात रखी गई, ठीक है, और हमने सबको वोट करने का मौका दिया। और इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग को यहाँ पे जल भी रहे थे, उस टाइम को गुस्सा लग रहा था कि यार क्यों हो रहा है, लोग हंस रहे थे। इवन जो इंडियंस हैं वो ये बोल रहे थे यार ये क्या कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तुम देखो अभी भाई एक इंडियन एडिटर ने बोला कि हाँ कि यार इंडिया बिगेस्ट गैम्बल कर रहा है हिस्ट्री का, ठीक है। और नेशनल मैगजीन ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आएंगे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत लगेगी, कौन सा एलिटेड कंट्री में हमने करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे जो पुअर पुअर यहाँ पे जो सेक्शन है ये भाई वोटिंग देंगे, हमारा जो फ्यूचर सेक्शन आएगा भाई वो जो हमारी यंग जनरेशन आएगी वो सोचेगी यार कि यार कौन से एक गरीब और इलिटरेट लोग ने यहाँ पे वोट दे दी यार, इलेक्शंस तो वैसे नहीं होते। बट हमने भाई किसी की बात नहीं सुनी, हमने भाई इलेक्शंस कराया और हमारा इलेक्शंस बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ, ठीक है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इनका जन्म 1888 में हुआ था, इनकी डेथ 1958 में हुई थी, ठीक है। इनका ओरिजिनल नेम अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद है। ये स्कॉलर थे हमारे इस्लाम से, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है। ये प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाना था इनको, ठीक है। ये अपोज करते थे पार्टीशन को, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, ठीक है। ये एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया के, ठीक है। ये चेंजिंग द मेथड्स इन वोटिंग, ये तुम्हें पार्ट पढ़ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ठीक है। इसमें तुमको पता चलेगा कि कैसे ईवीएम आया और क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस हुई, ठीक है। द इलेक्शंस हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन किया गया, कब से? अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक। बट this elections is referred to as the 1952 elections since the most parts of the country voted in January 1952। अब देखो इलेक्शंस की शुरुआत अक्टूबर 1951 से हुई, ठीक है, और ख़त्म कब हुई? ख़त्म हुई फरवरी 1952 में, ठीक है। तो देखो इसको टेक्निकली तो कहना चाहिए 1951 टू 1952 इलेक्शंस, बट कहा जाता है इसको 1952 इलेक्शंस। अब इसको 1952 का इलेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे ना, ठीक है, वो 1952 में हुए थे। मतलब हमारे कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में जो इलेक्शंस है 1952 में ही हुए थे, इसलिए इसको 1952 का इलेक्शन कहा जाता है। अब तुमसे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, कि फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, ऑप्शन दिया रहा है 52, 47, 50 और 53, तब 52 टिक करोगे, ठीक है। और अगर 51 भी दिया रहा है तो भी 52 टिक करना है क्योंकि इसको 52 का इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट फेज कहाँ हुआ था तो भाई तुम बोलना ये, तब 1951 को तुम टिक करना है, ठीक है। इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग पोलिंग काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड। कहा जा रहा है कि इसको 6 महीने लग गए भाई पोलिंग करने में, काउंटिंग करने में, पूरी इलेक्शंस वेयर कॉम्पिटिटिव, देयर वेयर ऑन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स ऑफ फॉर ईच सीट
इलेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे, ठीक है। ऑन एवरेज यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स एक सीट पर रहते थे। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीजिंग, मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। के कह सकते हो कि जो लेवल ऑफ पार्टीशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तुम्हारा इंक्रीजिंग था, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स यहाँ पे टर्न आउट करते हैं, वोट करते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। कब? हमारे डे इलेक्शंस में, ठीक है। When the results were declared, these were accepted as a fair by the losers. Thus, the Indian experiment had proved the critics wrong. अब जब यहाँ पे इलेक्शंस का रिजल्ट आया, ठीक है, अब देखो भाई एक सीट पे तो भाई 4 आदमी इलेक्शंस लड़ रहे हैं। सोचो सब तो नहीं जीतेंगे, कोई एक ही जीतेगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्शंस कंटेस्ट हुए, ठीक है भाई, हम यहाँ पे 32 MLAs और यहाँ पे तुम्हारे भाई 489 MP इलेक्ट हुए, ठीक है। और बहुत ही शांति से, बहुत ही बढ़िया से इलेक्शंस हुआ भाई। जो लोग हारे उन्होंने भी अपनी यहाँ पे हार को स्वीकार किया भाई। किसी ने यहाँ पे कोई भी लालच नहीं लगाया कि मुझे चीटिंग हुई है, ये हुआ है ना। सबने बोला कि भाई अच्छा बात है, अच्छा किया भाई, बढ़िया है यहाँ। और इस तरह से इलेक्शंस हमारे यहाँ पर चले और इंडिया ने क्रिटिक्स को भी यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ किया। The Times of India held that the polls have confounded all these suspects who thought the introduction of a adult franchise too risky an experiment in this country। कहा जा रहा है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने जो हेल्ड किया यहाँ पे पोल्स को, वो यहाँ पे कन्फाउंड करते हैं हमारे स्पेक्स को और थॉट करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये बहुत ज़्यादा रिस्की एक्सपेरिमेंट हो गया हमारी कंट्री के लिए। ये सब बात को झूठ ठहराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं कि यार हमने इलेक्शंस कंडक्ट कराएं विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम्स, ठीक, देयर इज़ अ यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट इंडियन पीपल हैड कंडक्टेड देमसेल्फ एडमायरली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है, वो ये क्लेम करता है कि हमें यहाँ पे यूनिवर्सल एग्रीमेंट देखने को मिला, ठीक है। जो इंडियन पीपल है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है, एडमायरली कहाँ, हमारे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, कहाँ, हमारे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। ऑब्जर्वर्स जो आउटसाइड इंडिया है वो यहाँ पे इक्वली इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। इंडिया की जो जनरल इलेक्शंस है जो होती है 1952 से, ठीक है, वो यहाँ पे एक लैंडमार्क बनती है हमारी हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वुड नॉट बी हेल्ड इन कंडीशंस ऑफ द पॉवर्टी और अ लैक ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे भाई एक चीज़ प्रूफ हो गई कि हाँ भाई देखो देखो, ये जो बात था ना कि यार पुअर कंट्री रहेगी, लैक ऑफ एजुकेशन वाली कंट्री रहेगी वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ को हमने झूठ दिखलाया और हमने बोला कि नहीं भाई इलेक्शंस वहाँ पे भी हो सकते हैं। इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये प्रूव हुआ कि हाँ भाई डेमोक्रेसी को आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई एकदम आपको यहाँ पे, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर प्लेस ही में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। अब देखो पहला जो तुम्हारा 3 जनरल इलेक्शंस था वो किसी को सरप्राइज नहीं किया और जाहिर सी बात है भाई, सबको पता था कि यार कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस का ही जीतने का भाई तुम्हारा मेन आसार है, ये बात सब जानते थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शंस। ये एक्सपेक्ट था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीतेगी और भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली नोन हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट था कि वो इलेक्शन जीतेगी वो जीतती है, ठीक है। और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, एज पॉपुलरली जिसको कहा जाता था यहाँ पे, जिनका एक इनहेरिटेड लेगेसी है किसका, हमारे नेशनल मूवमेंट का, वो यहाँ पे अपना लेगेसी दिखाती है। इट वाज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। कहा जा रहा है कि देखो उस टाइम कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी, ठीक है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन हर जगह फैला हुआ था। एंड फाइनली इन जवाहरलाल नेहरू द पार्टी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड करिस्मेटिक लीडर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। और फिर यहाँ पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनके आने से
से जो पार्टी है, ठीक है, उनको एक बहुत ही बढ़िया और एक करिस्मेटिक लीडर मिल जाता है, एक पार्टी फेस बन जाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। The party had the most popular charismatic leader of the Indian politics. He lead Congress campaign and toured through the country. ये भाई एक तो करिस्मेटिक लीडर आते हैं, पार्टी फेस बनते हैं, ये कांग्रेस के जो यहाँ पे कैंपेन है उसको लीड करते हैं, ठीक है, इट थ्रू द कंट्री. When the results were declared, yet the extent of the victory of the Congress did not surprise many. जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, ठीक है, तो भाई पहले तो सबको एक्सपेक्टेड था कि हाँ कांग्रेस जीतेगी, ठीक है, ये बात तो सब जानते थे. अब बात ये था कि हाँ कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस यस कितना वोट से जीतेगी ये जानना था लोगों को, ठीक है, ठीक है. और कांग्रेस को तो कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, ये बात तो सब कोई पहले भाई उस टाइम जानते ही थे, ठीक है. Okay. The party won 364 seats out of 489 seats in the first Lok Sabha and finished way ahead of any other challenge. अब जो पार्टी है उसने भाई 364 सीट्स जीते आउट ऑफ 489 सीट्स, ठीक है, हमारे फर्स्ट लोकसभा में, ठीक है. और ये फिनिश करती है क्या, वे अहेड, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, सॉरी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज से, ठीक है. The Communist Party of India came next in the terms and won only 16 seats. अब सबसे ऊपर भाई कांग्रेस कितनी सीट्स जीती भाई, 364. उसके बाद जो पार्टी आई वो आई कम्युनिस्ट, जिसने मात्र 16 सीट्स जीते. तो तुम डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है. एक पार्टी जो 364 सीट्स जीत रही है और एक पार्टी जो 16 सीट जीत रही है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस उस टाइम भी देखने मिला, ठीक है. द स्टेट इलेक्शंस वेयर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन. स्टेट के जो इलेक्शंस है वो भी यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन के साथ हुए, ठीक है. द कांग्रेस स्कोर बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शंस एज वेल. कांग्रेस भी यहाँ पे एक बिग विक्ट्री स्कोर करती है उस सब इलेक्शंस के अंदर. It won a majority of the seats in all states except Travancore, Cochin, the part of today Kerala. कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तो सब जगह सीट जीती अच्छा तरीके से, बट एक्सेप्ट कुछ पार्ट में नहीं कर पाई, जैसे ट्रेवनकोर, कोचिन, जो अभी आज के समय में केरला का पार्ट है, ठीक है. मद्रास और उड़ीसा हो गई, यहाँ पे भी पार्ट में भी भाई कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई. फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स कांग्रेस फॉर्म अ गवर्नमेंट सो दैट द पार्टी रूल ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल. लेकिन कुछ सालों बाद कांग्रेस भाई यहाँ पे फॉर्म कर देती है अपना गवर्नमेंट, और यहाँ पे पार्टी रूल करती है, हम होती है हर पार्ट में हमारी कंट्री के, ठीक है, ठीक है. स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कांग्रेस रहती है. एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू भाई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शंस, ठीक है. तुम ये मैप देख सकते हो, ठीक है, ये मैप दिखा रहा है कांग्रेस का डोमिनेंस कितना है, ठीक है, ठीक है. ये देख सकते हो पूरा पूरी कांग्रेस का डोमिनेंस तुम्हारा रहा है भाई. येलो में तुम्हारा कांग्रेस की सरकार, ठीक है, ब्लू में तुम्हारा जम्मू कश्मीर दिखा रहा है, ठीक है, जो रेड में तुम्हारा जो है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये केरला की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है. तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि कांग्रेस का कितना तगड़ा डोमिनेंस हमें इधर देखने को मिला है, ठीक है. ये तुम एक देख सकते हो न्यूज़पेपर कटिंग है कि कांग्रेस वोटेड बैक टू पावर एट सेंटर. कांग्रेस ने वापस से वोटेड बैक करके अपना पावर सेंटर पे ले आए. 266 सीट्स ले आए भाई आउट ऑफ 500. कांग्रेस ने एक और इलेक्शंस यहाँ पे जीत लिया, ठीक है. A look at the electoral map on the previous page would you give a sense of the dominance of the Congress system during the period of 1952 to 1962. कह रहा है जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना भाई, यहाँ पे एक मैप देखा जहाँ पे हमने पता चला, ठीक है, कि यार कांग्रेस इतना से इतना पार्ट के बीच में रूल कर रही है, ऐसे यहाँ पर रूल कर रही है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें पता चला कि एक डेकेड में कितना स्ट्रॉन्ग कांग्रेस रूल कर रही है और कितना बढ़िया कांग्रेस रूल कर रही है, सब चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है. एक डेकेड कांग्रेस का राज चला. इन सेकेंड and the third general elections held in 1957-1962 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seats.
कहा रहा है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है कि जो सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस होता है 1957 से 1962 तक, ठीक है, उसमें कांग्रेस अच्छा खासा सीट मेंटेन करती है, ठीक है, ठीक है, और अच्छी खासी विक्ट्री को यहाँ पे क्या करती है, वो मेंटेन कर लेती है, ठीक है, ठीक है। द कांग्रेस मेंटेन द सेम विनिंग पोजीशन इन द लोकसभा बाय विनिंग द 3/4 ऑफ द सीट्स। कांग्रेस यहाँ पे अपना सेम विनिंग पोजीशन को कंटिन्यू करती है, ठीक है, हमारे लोकसभा में, जहाँ पे 3/4 सीट ये जीतती है। उसके बाद फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, none of the opposition parties could even 1/10 of the number of seats won by the कांग्रेस पार्टी। कहा जा रहा है कि कोई भी अपोजिशन पार्टी भाई कांग्रेस का 1/10 भी सीट नहीं जीत पाती है। और उस टाइम देखो बात भी ये था कि कांग्रेस जीती, कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी तुम्हारी, ठीक है, कांग्रेस ने हर चीज़ किया, कांग्रेस ने हर इलेक्शंस में लड़ा, कांग्रेस ने हर चीज़ में साथ दिया, मतलब कांग्रेस तुम्हारी आज़ादी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो भाई ये बात तो कंफर्म थी कि हाँ कांग्रेस ही जीतेगी, और कांग्रेस भाई उस टाइम जीतती ही है, ठीक है। अब देखो, इन दी स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन फ्यू केसेस, since the most significant of these cases was in केरला 1957। कहा जा रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट केसेस में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस को भाई सीट नहीं मिली, वो थी भाई तुम्हारी यहाँ पे केरला 1957 के अंदर, जहाँ पे कोलिशन लिड सीपीआई फॉर्म करती गवर्नमेंट को, अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्शंस लाइक जैसे कांग्रेस कंट्रोल करती है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। अब यहाँ पे जो एक्सटेंट विक्ट्री होती है यहाँ पे कांग्रेस की, ठीक है, ये आर्टिफिशियली बूस्ट करती है किसके द्वारा, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा। द कांग्रेस वन 3 out of every 4 सीट्स बट डिड नॉट गेट द हाफ ऑफ द वोट्स। अब देखो कांग्रेस को तो यहाँ पे सीट्स अच्छा खासा मिला था, ठीक है, कांग्रेस ने भी यहाँ पर मतलब तुम कह सकते हो, ठीक है, कि 3 में से 2 सीट्स जीती, या फिर तुम कह सकते हो कि 4 में से 3 सीट्स जीत रही थी, ठीक है, बट उनको उतने वोट्स नहीं मिलते। 1952 का एग्जाम्पल है जहाँ पे कांग्रेस को 45% ऑफ द टोटल वोट्स मिलते हैं, बट ये 74% ऑफ सीट्स मैनेज कर देते हैं, ठीक है। द सोशलिस्ट पार्टी और द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द टर्म्स आती है वोट्स में, जो सिक्योर करती है मोर देन 10% ऑफ द वोट्स हमारी कंट्री में, बट ये भाई इवन 3% ऑफ सीट्स भी नहीं ला पाती है। ये कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें? तो भाई तुमको यहाँ पे वही चीज़ रिकॉल करना पड़ेगा, तुम्हारा FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो तुम्हारी 11 की टेक्स्ट बुक में पढ़ा गया था, जिसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो तुमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। अब जिन जिनको FPTP सिस्टम नहीं पता और PR सिस्टम नहीं पता, तो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, PR होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक है, ये सब, और FPTP होता है तुम्हारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये सब तुम्हारे एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, या तो MCQ बेस में पूछ लेंगे, या तो तुमसे जो प्रैक्टिकल का होगा वो इंटरव्यू वो तुमसे पूछेंगे, ठीक है, बट वो इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में, बट तुमको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि 100 सीट हुई, ठीक है, अब 10 पार्टी लड़ रही है, 10 पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, ठीक है। अब 10 पार्टी में जो पहली पार्टी है उसके पास 80 सीट्स आई, दूसरी पार्टी के पास 1 सीट 2 सीट ऐसे करके आई, ठीक है, सबको सीट मिली, 10 की 10 पार्टी ठीक यहाँ पे इलेक्शंस लड़ी और उनको हाथ में कुछ कुछ सीट मिली। तो जिस पार्टी को जितनी सीट्स मिली, ठीक है, उतन जिसको मतलब मेजॉरिटी मिला, वो भाई यहाँ पे क्या करेगा भाई, रूल करेगा। यही होता है PR सिस्टम। जैसे मान लेते हैं कि 10 सीट है, ठीक है, और 3 पार्टीज लड़ रही हैं, ठीक है। अब पहली पार्टी को 5 सीट मिला, दूसरा पार्टी को भाई 3 सीट मिला, ठीक है, और तीसरी पार्टी को 2 सीट मिली, ठीक है। अब जो पहली पार्टी है उसको 5 सीट मिली, तो भाई जिसको 5 सीट जब मिली तो उससे क्या होगा, उससे वो पार्टी रूल करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये होता है PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है वो पार्टी वहाँ पे रूल करती है। वेयर एस FPTP सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा अलग है। FPTP सिस्टम में भी भाई देखो मेजॉरिटी ही चलता है, बट उसमें एक नियम लगता है, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडिया में एक नियम है FPTP में कि 272 का आंकड़ा मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी पार्टी अगर
नेशनल इलेक्शंस में 272 का आंकड़ा अगर मेंटेन नहीं कर पाती है तो भाई वो पार्टी गिर जाएगी, वो पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये तुम्हारा फॉर्म होता है, ठीक है, पूरा और सीट मिला के। ठीक है, बट हर जगह इलेक्शंस कैसे होते हैं एफपीटीपी में। ठीक है, अब जैसे सपोज करते हैं, ठीक है, कि दिल्ली में 7 नहीं, एक सेकेंड, दिल्ली में 10 सीट्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अब देखो कैसे होता है। ठीक है, 7 सीट्स होती हैं। ठीक है, ये तुम्हारी दिल्ली को लोकसभा में 7 सीट्स मिली हुई है। ठीक है, अब जैसे तुम देखो, ठीक है, सपोज करते हैं कि 7 सीट्स पे, ठीक है, यहाँ पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी भी है। ठीक है, 4 पार्टीज यहाँ पे खड़ी हुई है। बीजेपी को 7 में से 4 सीट्स मिलते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलता है, कांग्रेस को 1 सीट मिलता है। ठीक है, 2 सीट मिलती है समाजवादी पार्टी को। ठीक है, अब 4 सीट अकेले बीजेपी को मिली तो बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी जीत गई। बीजेपी दिल्ली की जो सीट्स है वहाँ से विक्ट्री कर गई। कैसे विक्ट्री की, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। जैसे फिर से मैं तुमसे बताता हूँ। ठीक है, सपोज करो जैसे बिहार में 40 सीट्स होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 40 सीट्स में से जो 30 सीट्स है वो चल गई बीजेपी को। ठीक है, 7 सीट्स चल गई तुम्हारी कांग्रेस को। ठीक है, और तुम्हारी क्या बोलते हैं 3 सीट्स चल गई आम आदमी पार्टी को। ठीक है, अब बीजेपी के पास 40 में से 30 सीट्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बीजेपी बिहार में लीड करके जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, हालांकि अगर तुम देखोगे दिल्ली में, तो दिल्ली में बीजेपी के सामने जो 7 लोग में से 4 लोग खुश हैं, 3 लोग खुश नहीं हैं। बिहार में 40 में से 30 लोग खुश हैं पर 10 लोग खुश नहीं हैं। ठीक है, यही पूरा पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, इसी तरह से पूरा पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि ठीक है कोई और स्टेट जैसे तुम चूज़ कर लो। ठीक है, जैसे झारखंड जैसे हम लोग चूज़ कर लेते हैं। अब जैसे झारखंड देखते हैं। ठीक है, तो झारखंड के अंदर क्या है ना, झारखंड के अंदर 14 सीट्स हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पे मिलती है 7 वोट। ठीक है, नहीं, मान लेते हैं कांग्रेस को यहाँ पे मिलती है 8 वोट। ठीक है, बीजेपी को मिलती है यहाँ पे 4। ठीक है, क्यों, और यहाँ पे 2 वोट्स मिलती है यहाँ पे आम आदमी पार्टी को। ठीक है, अब इवेंचुअली कांग्रेस को 8 सीट मिली तो कांग्रेस जीत जाएगी। बट वही अगर तुम कांग्रेस के खिलाफ देखोगे तो 14 में से 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ गई हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के पास भाई 8 सीट्स का बैकअप है तो इसलिए भाई कांग्रेस जीत जाती है। यही प्रोसेस होता है तुम्हारा एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, जिससे से यहाँ पे पूरा पूरी काम करता है। ठीक है, इन दिस सिस्टम द इलेक्शंस हैड बीन अडॉप्टेड आवर कंट्री। इस सिस्टम से भाई इलेक्शंस हमारा अडॉप्ट किया गया हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट देन अदर्स टेंड्स टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर। ठीक है, पार्टी जिसको ज़्यादा मोर वोट मिलती है भाई उसको उससे ज़्यादा प्रोपोर्शनल शेयर मिलता है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वर्क इन अ फेवर ऑफ कांग्रेस। इससे एग्जैक्टली ये वर्क करता है हमारे कांग्रेस के फेवर में। ठीक है, इफ़ वी ऐड द वोट्स ऑफ ऑल नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स इट वुड बी मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस। कह रहा है कि अगर तुम ऐड कर दोगे, ठीक है, नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स जो मतलब यहाँ पे जो लोग नॉन कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे, अगर तुम उनके वोट्स ऐड कर दोगे तो वो कांग्रेस से ज़्यादा हो जाएंगे। बट कांग्रेस के पास अकेले इतने तो सीट्स हैं सर, इसलिए कांग्रेस यहाँ पे जीत रही है। सो कांग्रेस, ठीक है, but the non-Congress votes were divided between the different tribal parties and candidates, so the Congress was still way ahead in the opposition and managed to win। कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखो जैसे नॉन कांग्रेस यहाँ पे तुम देखोगे तो खुद डिवाइड है। ठीक है, तुम्हारे डिफरेंट ट्राइबल पार्टीज और कैंडिडेट्स के अंदर। सो कांग्रेस यहाँ पे स्टिल वे अहेड है। ठीक है, ठीक है, और अपोजिशन से वो यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं राजकुमार अमृत कौर के बारे में। ठीक है,
ये इनको गांधीयन कहा जाता है, ठीक है। एक फ्रीडम फाइटर थी ये, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं हमारे बिलोंग करती थी ये हमारे रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला से, ठीक है। कपूरथला जहाँ पे भाई तुमको पता है रेल कोच की फैक्ट्री है वहाँ पे, ठीक है। थे आरसीएफ कपूरथला, ठीक है। ये इनहेरिटेड करती है हमारे क्रिश्चियन रिलीजन से, ठीक है। इनकी जो मदर है वो भाई ये मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है। मिनिस्टर फॉर द हेल्थ एंड इंडिपेंडेंट रह चुकी है, इंडिपेंडेंट इंडिया की है, ठीक है। पहली मिनिस्ट्री में ये रह चुकी है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ में ये रह चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट मिनिस्ट्री थी जो कंटिन्यू करती है अपने एज अ हेल्थ मिनिस्टर 1957 के अंदर, ठीक है। ये बताया गया यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अब देखो आज मैंने तुमको इस पेज तक करा दिया, ठीक है। कल मैं तुमको जो कराऊंगा, कल मैं तुमको यहाँ पे मैं कराऊंगा नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस, ठीक है। कांग्रेस का डोमिनेंस कैसा था, ठीक है, ठीक है। और कल हम लोग यहाँ पे ये सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, सोशलिस्ट पार्टी कैसे फॉर्म हुई, क्योंकि भाई इससे क्वेश्चन पूछता है कि आचार्य नारायण देव कौन थे, सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म कैसे हुई, ठीक है, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे ए के गोपालन कौन थे, तो भाई ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हमने आज पेज नंबर 18 से तुम कह सकते हो कि हमने पेज नंबर 7 तक ख़त्म कर दिया अपना काम, ठीक है, ठीक है। और भाई हम अपना सेकेंड चैप्टर को भी एक इसी रफ्तार से कुछ दिन के अंदर ख़त्म करेंगे। फिर हमें चैप्टर नंबर 3 करना है, और मैं चाहूँगा कि मैं इसको जल्दी ख़त्म करूँ, क्योंकि दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे और जनवरी में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स। तो हम लोग जितना इसको दिसंबर में ख़त्म करेंगे उतना जल्दी हमारे लिए फ़ायदा होगा। बस अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितना मैं पढ़ाया उतना रिविज़न करो भाई, ठीक है। इसको रिवाइज़ करते रहो, बार बार लेक्चर को सुनते रहो, बुक रीडिंग करो, ताकि तुम्हारा माइंड खुल सके। बस अब इतना ही, मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जय हिंद, जय भारत।